Assalamu alaikum students. My name is Salman Ali and today I am going to discuss about the basic concepts of cost and managerial accounting. इससे पहले कि हम कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग को डिस्कस करें, हमने इधर अकाउंटिंग को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ये जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इसके अंदर हम हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं या हिस्टोरिकल बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये जनवरी से, अगर कैलेंडर ईयर की बात करें, जनवरी से दिसंबर में तक जितनी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. देन उसकी बेस पे आप उसकी जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. उससे पहले आप लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन बाद में उसके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और तमाम स्टेटमेंट जो भी आप बनाते हैं वो बनते हैं. ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस करती है हिस्टोरिकल बेस्ड ट्रांजैक्शंस पे. ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपने आपने होल ईयर में जो कंप्लीट जो ईयर है, फिस्कल ईयर है आपका, उसमें आपने जितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं ना, उसकी बेस पर आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और बाकी स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. It is presentation of analysis of business activities to the internal management. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस करती है इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, बल्कि इस तरह कहें कि इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेट करती है टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. It includes budget, inventory control, costing, quality, planning, and control, etc. अच्छा, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये किस हवाले से हेल्प करती है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग? किस हवाले से डिसीजन मेकिंग अगर हम बात करें कि बजट से हवाले से डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करती है. ठीक है. इन्वेंटरी कंट्रोल के हवाले से डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करती है. ठीक है. और कॉस्टिंग के हवाले से ये हेल्प करती है, क्वालिटी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेट्रा. ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है. ठीक है. और बिजनेस की एक्टिविटीज जो कि इंटरनली जो भी एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज, उसमें ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है कि बजट के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि बजट जो है उसको कैसे कंट्रोल करें. ठीक है. इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करें, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें. ठीक है. क्वालिटी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के हवाले से बात करते हैं. तो ये सब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग मींस असर्टेन ऑफ कॉस्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना. ठीक है. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. तो इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज कॉस्ट? इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग, cost is the monetary value that a company has spent in order to produce something. अगर हम बिजनेस या अकाउंटिंग के क्रम में बात करें तो कॉस्ट क्या होती है? एक मॉनेटरी वैल्यू है जो बिजनेस ने स्पेंड की है. ठीक है. जो कंपनी ने स्पेंड की है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग, ताकि कुछ प्रोड्यूस किया जा सके. एक कंपनी लैपटॉप बनाती है तो लैपटॉप के हवाले से उसने जितने भी जो भी खर्चा किया है, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो कहलाएंगी कॉस्ट है. ताकि आप लैपटॉप प्रोड्यूस करें, आपने क्यों खर्च किया है, आपने क्यों लेबर पे किया, आपने क्यों मटेरियल के लिए आपने पे किया, ताकि आप लैपटॉप बनाएं. ठीक है. तो कोई भी यूनिट को, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसको, उसके लिए जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसको बनाने में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. कॉस्ट. ठीक है. कॉस्ट अकाउंटिंग. व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक आर्ट है, एंड साइंस, और साइंस भी है, दोनों चीजें. नॉलेज भी है इसके अंदर और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी है, उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, ऑफ रिकॉर्डिंग
हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड करना है आपको, ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासिफाई कैसे करना है, उसको समराइज कैसे करना है, एंड एनालाइजिंग कॉस्ट, और उसको एनालाइज कैसे करना है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। मकसद क्या है कि आप इन तमाम फंक्शंस के जरिए कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, एंड कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, कैसे रिड्यूस करें कॉस्ट को, देयर बाय हेल्पिंग मैनेजमेंट मेकिंग डिसीजन, बिजनेस डिसीजन। और इन सबका मकसद क्या होता है कि मैनेजमेंट की हेल्प करना, किस हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से मैनेजमेंट की हेल्प की जा सके। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, मेन जो अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट, ascertain of cost, to calculate the cost of a unit of a product। ठीक है, मेन पर्पस ये कॉस्ट अकाउंट। तो इस हवाले से आप मैनेजमेंट की आप हेल्प कर रहे होते हैं, किसमें, डिसीजन मेकिंग के हवाले से, किसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैसे रिड्यूस करें कॉस्ट को। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डायरेक्ट लिंक करती है किससे, मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजरल अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन मैनेजरल अकाउंटिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस करती है, यानी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हैं उसको रिकॉर्ड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रही है, असर्टेन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस करती है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस पे, यानी जो आपने फिस्कल ईयर में ट्रांजैक्शंस किए हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, देन उसकी बेस पे स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगी, इट इज बेस्ड ऑन बोथ हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर। ये हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे बेस करती है। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन जो कि इससे पहले जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है फिस्कल ईयर में, उसको भी रिकॉर्ड करती है, समराइज करती है, क्लासिफाई करती है, एनालाइज करती है। ठीक है, और फिर उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट की, एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होती है, और फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर रही होती है, प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में ये जो आप कोई भी चीज या यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर दोनों पे बेस करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर एक्सटर्नल यूजर्स सच एज बैंक्स, लेबर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके यूजर्स में कौन कौन होते हैं, इंक्लूड बैंक्स होते हैं। आप अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो बैंक पब्लिश करते हैं ताकि बैंक भी उसको, बैंक भी उसको स्टडी करता है, उसको लेबर भी स्टडी कर रही होती है, यानी लेबर यूनियन भी उसको देख रही होती है। सप्लायर्स के लिए, सप्लायर्स भी इसके यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स इसके यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले कुछ हमने वीडियोस में डिस्कस किया था कि इसके एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं और क्या पर्पस होता है उनका, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं इसके, मैनेजमेंट, यानी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं उसको पब्लिश करते हैं ताकि ये सब जो है उसको उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें, समझें, ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ठीक है, सॉल्वेंसी, ये सब चीज़ें इनको क्लियर हो कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है या कंपनी कितनी वीक है या कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो ये सब स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए कि ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं और इनका कंपनी में किसी ना किसी तरह का इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की फॉर इंटरनल यूजर्स सच एज मैनेजमेंट, इसकी यूजर्स ओनली मैनेजमेंट होती है, इसकी यूजर में मैनेजमेंट आती है। क्यों, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिलेट करती है, इसका जो लिंक होता है वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से होता है, और कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आई है ये किसी को भी नहीं पता चलता। ये जो हमने चेयर बनाई है, ये हमने लैपटॉप बनाया है, ये हमने बाइक बनाई है, कार बनाई है, इसकी कॉस्ट कितनी आई है ये किसी को नहीं बताना है। तो आपको उसकी प्राइस पता है कि भाई ये इसकी प्राइस इतनी है।
ठीक है। वो जो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को आप पब्लिश नहीं करते, ये इंटरनली यूज होता है, सिर्फ मैनेजमेंट को पता होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होता है, और इसको कोई भी इसको स्टडी कर सकता है, बाकायदा उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, आप जाएं वहां पे बैठें, उसको पढ़ें, उसको स्टडी करें, ठीक है। मगर जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, प्रोवाइड्स स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्पेशल पर्पस होता है, उसको उस तरह पब्लिश नहीं किया जाता, इसको जस्ट जो मैनेजमेंट होती है वो स्टडी करती है इसकी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसमें जो स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस पे स्टेटमेंट बनाया जाता है। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड वीकली और डेली बेसिस। इसमें जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है वो प्रिपेयर किया जाता है वीकली और डेली बेसिस के ऊपर, आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम देखने जा रहे हैं मैनेजरल अकाउंटिंग के जो पॉइंट्स लिखे उसको डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अभी हमने इसको डिस्कस किया था स्टार्ट में कि जो मैनेजरल अकाउंटिंग है, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज होती है। नेक्स्ट लिखा है कि यूज्ड बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। इसमें फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों की इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे होते हैं, यानी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस भी आ रही होती हैं, फ्यूचर से रिलेटेड भी प्रोडिक्शन इसमें होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि टू एडवाइज मैनेजमेंट, ताकि हम एडवाइज दे मैनेजमेंट को किस हवाले से, इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसकी बेस पे मैनेजमेंट जो प्लानिंग करेगी और कंट्रोलिंग करेगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो मैनेजरल अकाउंटिंग बेस करती है आपकी जो है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती है, और मैनेजमेंट से लिंक में होती है ये, या रिलेट करती है मैनेजरल अकाउंटिंग। और इसका मकसद ये होता है कि आप जो है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्लानिंग करें, कंट्रोलिंग करें, किस तरह से इन्वेंट्री को कंट्रोल करें, ठीक है, किस तरह से आप बजट को कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हाउ टू टेक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हाउ टू मेक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये क्या, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर। हमने इसकी कॉस्ट को डिवाइड किया हुआ है, अगर बाय नेचर के हवाले से हम डिस्कस करें तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल आप लगाएंगे, उसमें लेबर लगेगी, उसमें एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस भी होंगे। तो ये थ्री जो क्लासिफिकेशन हमने दिखाई है यहाँ पे, थ्री पार्ट्स है इसके, इसके बगैर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं कि भाई हमारे हम जो मार्कर यूज़ करते हैं व्हाइट बोर्ड के लिए, जो मार्कर यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो मार्कर होता है उसको अगर हम सामने रख के बात करें, तो मटेरियल की बात करें, डायरेक्ट मटेरियल एलिमेंट्स। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट एलिमेंट refers to that material which is related all of the finished product. This material is a part to complete any product. तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट को जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है उसमें आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्कर की बात करते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक यूज हुई है उस मार्कर को बनाने में, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, वो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, some example of indirect material is cleaning, chemicals, small tools, glue and maintenance work, fuel etc. इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो वो मार्कर जिस मशीन पे बना है उस मशीन में फ्यूल लगा है, टूल्स है उस मशीन के, ठीक है, तो वो तमाम चीजें, केमिकल को यूज हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। यानी आप उस प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें ये मटेरियल, इसमें ये प्रोडक्ट, ये मटेरियल यूज हुआ है। जैसे कि हम बात करें प्लास्टिक को देख के लग रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, इसलिए कि वो आइडेंटिफाई हो रही है, देख के नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो रही है, नजर आ रही है कि जो मार्कर है इसके अंदर जो प्लास्टिक है वो डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। मगर उस मार्कर को बनाने में जो फ्यूल लगी है, ऑयल लगा है, डीजल लगा है, पेट्रोल लगा है, ठीक है, वॉट जो भी यूज हुआ है, वो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, ठीक है।
ठीक, तो डायरेक्ट लेबर मीन्स द पेड सैलरी टू द एम्प्लॉय हु इज डायरेक्टली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग अ प्रोडक्ट। उस, अगर हम मार्कर को सामने रख के बात करें, उस मार्कर को बनाने में जो लेबर यूज हुई है, जो लेबर इस मार्कर को बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी, ठीक है, वो कहलाती है डायरेक्ट लेबर। ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर इज कवरिंग द सुपरवाइजर्स एंड द इंस्पेक्टर सैलरी, द वर्कर ऑफ क्लीनर एंड स्टोर कीपर वेज इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्ट हमें नजर नहीं आ रही, जिन्होंने मार्कर बनाए नहीं है मगर इस मार्कर को बनाने में सुपरवाइज कर रहे थे, वो जो सुपरवाइजर है, वो जो सुपरवाइजर की सैलरी है कह लें आप, वो आएगी इनडायरेक्ट लेबर में। ठीक है, वो बना तो नहीं रहा मगर वो जो मार्कर वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको सुपरवाइज कर रहे हैं मार्कर, वो सुपरवाइजर जो उसको सुपरवाइज कर रहा है। तो डायरेक्ट लिंक नहीं है सुपरवाइजर का मगर इनडायरेक्ट लिंक है। ठीक है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, expenses. Direct expense which cost is directly related to any particular expenses is called direct expense such as printing. उस मार्कर पे जो प्रिंटिंग हुई है वो क्या कहलाता है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, जो कि आपको नजर आ रही है सामने मार्कर पे प्रिंटिंग हुई है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बिल्डिंग रेंट, हॉस्पिटल सर्विसेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिस बिल्डिंग में वो मार्कर प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका रेंट है, उसका इंश्योरेंस है, उसका, ठीक है, और उसमें जो लाइटिंग एक्सपेंस हैं, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी के, वो हैं, वो कहाँ है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चलेगी। ठीक है, तो एक मतलब फिर इसको कंप्लीट, इसको डिस्कस करते हैं या इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, वो जो मार्कर में प्लास्टिक यूज हुई है वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल, उस मार्कर को बनाने में जिस मशीन पे वो मार्कर बना है, उस मशीन में जो ऑयल डाला है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है। डायरेक्ट लेबर, जिस लेबर ने मार्कर बनाया है, जो मशीन पे खड़े होकर काम कर रही है लेबर, वो आपकी डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर, वो सुपरवाइजर जो तमाम लेबर्स को सुपरवाइज कर रहा है, उसकी सुपरविजन में ये काम हो रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंस, वो इस मार्कर पे जो प्रिंटिंग हुई है वो आपका जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जिस बिल्डिंग में ये मार्कर बना है, प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस यूनिट की, इस प्रोडक्ट की, तो उसका जो रेंट जा रहा है, उसका जो इंश्योरेंस जा रहा है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जा रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ओवरहेड। Factory overhead, it is related to all kinds of indirect cost like manufacturing product and timekeepers salary. ये जो ओवरहेड्स है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड, तमाम इनडायरेक्ट जो भी हैं एक्सपेंसेस या कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट या एक्सपेंस होते हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में हम इंक्लूड करते हैं। Selling and distribution overheads, this overhead is included with commission, advertising expense and packing materials cost, insurance. ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐसे ओवरहेड्स होते हैं जो कि सेल्स से या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करते हैं, जिसमें कमीशन आ गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट और इंश्योरेंस एक्सपेंस, तमाम सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड, वो तमाम एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंस ऑफ ऑफिस वर्क्स, रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज ऑफिस लाइटिंग, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्ट्री मशीन डेप्रिसिएशन तो ये एफओएच में चले जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस फर्नीचर डेप्रिसिएशन तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, समझ रहे हैं। फैक्ट्री रेंट तो ये एफओएच में चले जाएगा। ऑफिस रेंट तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड में चले जाएगा। तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। कॉस्ट
classification according to function. Cost is classified by the following categories. The main three categories of functional cost are given below. First is prime cost. Prime cost is the adjustment of the direct material and direct labor. Means जब हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है कैसी होती है, हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल की ओपनिंग होती है, देन परचेज होती है, परचेज में ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो प्लस कर देंगे, रिटर्न डिस्काउंट तो माइनस कर देंगे, नेट परचेज को ओपनिंग में प्लस कर देंगे और एंडिंग फिर उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये डायरेक्ट मटेरियल यूज हो गया, ठीक है। उसी डायरेक्ट मटेरियल यूज में जब हम डायरेक्ट लेबर को प्लस कर देते हैं तो ये आती है प्राइम कॉस्ट। मेन कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर और मटेरियल लगाए, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट। उस यूनिट को, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में, यानी मटेरियल को जो आपने कन्वर्ट किया है लेबर और एफओएच अदर जो एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम प्लस कर लें तो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें आती है डायरेक्ट लेबर और एफओएच। जब हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच को प्लस कर लेते हैं तो वो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। ये कन्वर्जन में यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, यानी आप मटेरियल और लेबर और एफओएच को प्लस कर लें, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट में जो हमने अभी कैलकुलेट की है उसमें वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग प्लस करके अगर वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग माइनस कर दें तो ये आती है प्रोडक्ट कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जो अभी आपने कैलकुलेट किए या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या वर्क कॉस्ट जो भी कह लें उसको, उसमें अगर हम सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ऐड कर लें तो वो कहलाती है आपकी टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, cost classifications depending on behavior. By behavior, cost is classified as variable cost, fixed cost and mixed cost, which is explained below. First is variable cost. Variable cost is such a cost which proportion is changing with the amount of production, such as direct material and changeable cost. Direct material, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो प्रोड्यूस करने में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग आप जब आप कर रहे होते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आप अपने यूनिट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बना रहे होते हैं, वो तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी चेंज होती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करेंगे, कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, आपका रॉ मटेरियल कम यूज होगा। आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपका रॉ मटेरियल ज्यादा यूज होगा, ठीक है। आप जो है मशीन ज्यादा ही चलाएंगे, यूज करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी। ज्यादा कंज्यूम करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी और मशीन आप कम चलाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि चेंज होती रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट, दिस कॉस्ट वुड नॉट चेंज विद द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, इट इज मैक्सिमम टाइम फिक्स्ड, but it is not able that this cost may be changed after a long time, for example office rent, insurance etc. Fixed cost ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपकी प्रोडक्शन के साथ जो है वो चेंज नहीं होती। आप मैन्युफैक्चरिंग कम करें, ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड करें यूनिट, कम मैन्युफैक्चर्ड करें, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। लॉन्ग, अभी हम बात करें नॉर्मल टाइम जो पीरियड है उसकी बात करें तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम जब हम बात करें, लॉन्ग पीरियड में वो बाद में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम रेंट की बात करते हैं, रेंट एक्सपेंस जो है आपका फिक्स कॉस्ट है, आपने रेंट पे करना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी एरिया है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री है, उसका रेंट आप फॉर एग्जांपल 1 लाख पे करते हैं, तो आपने 1 लाख रुपए आपने रेंट पे करना है, चाहे आप उधर 1 यूनिट भी प्रोड्यूस ना करें या उधर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, आपको 1 लाख रुपीस रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम में कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जांपल आपने जो रेंट है वो 10 साल बाद रेंट जो है उसमें 10,000 इंक्रीज हो गया, तो लॉन्ग टाइम में बाद में चेंज हो जाता है। तो मगर जो अगर हम बात करें नॉर्मल पीरियड की बात करें, ठीक है, शॉर्ट रन की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होती है तो उसके साथ साथ ये चेंज नहीं होती, ये आपको पे कर दी, ऑफिस रेंट हो या इंश्योरेंस, आपको पे करना, ठीक है। मिक्स्ड कॉस्ट ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ कुछ चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है। मिक्स्ड कॉस्ट कैन चेंज ओवरऑल बट नॉट विद द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन, मोर चेंजेबल कॉस्ट इज काउंट
under a mixed cost. The example of a mixed cost is electricity expenses. फॉर एग्जाम्पल हम मिक्स्ड कॉस्ट में लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक यूनिट भी जो यूनिट कंज्यूम ना करें तो भी आपके घर में या फैक्ट्री में एक बिल आएगा, वो उसका मीटर रेंट होता है, ठीक है। तो जो मीटर रेंट होता है वो कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट, और जितने आप यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उसकी बेस पे जो आपका बिल बनेगा वो कहलाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। यानी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होती है, दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कॉस्ट एंड मैनेजरल अकाउंटिंग के वो क्लियर हो गए होंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।